समास दो शब्दों, ध्यान रखिएगा, समास दो शब्दों, पहला सम और दूसरा आस, सम धन आस के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समास। सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना, बैठाना या रखना। अब प्रश्न उठता है कि क्या रखना, किसे बैठाना। तो यहां दो पदों या दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, दो पदों या दो शब्दों को पास पास रखना है या पास पास रखना समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। यहां अभी हम कुछ शब्दावली को समझेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जितना भी हमने आपसे चर्चा किया, जितना हमने आपसे पढ़ाया, यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, समास शब्द से कैसे प्रश्न बनेगा। समास शब्द से पहला प्रश्न बनता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप या संक्षेपीकरण, क्वेश्चन नंबर 1। और फिर पूछा जाता है समास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग लगा है, यहां सम उपसर्ग लगा है। दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे संक्षेप करना। जैसे एक शब्द होता है गंगा को धारण करने वाला, इतना बड़ा शब्द है। अगर इतना बड़ा शब्द है तो इसको छोटा करके दोनों पदों को पास पास बैठाना, एक गंगा दूसरा धारण को पास पास बैठाने के लिए आप एक शब्द लाते हैं गंगा धर। समझने की कोशिश करिएगा, इसके लिए एक शब्द लाते हैं गंगाधर, अर्थात गंगा को धारण करने वाला। अब आपके समझ में आया होगा कि इतना बड़ा शब्द गंगा को धारण करने वाला कई शब्दों को मिला के एक संक्षेप में छोटा सा शब्द गंगाधर बना दिया जाता है। इसी प्रकार से हमने जैसे पहले आपसे कहा कि पीसीएस वालों के लिए भी समास पढ़ना चाहिए, समास उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे उनके यहाँ एक आता है संक्षेपीकरण, आरोम आता है संक्षेपीकरण, अन्य अपठित गद्यांशों पर जहाँ कार्य करना होता वहाँ आता संक्षेपीकरण, आईएएस में आता है संक्षेपीकरण। तो जैसे इतने बड़े शब्दों को आप सामासिक शब्दों का प्रयोग करके अपने संक्षेपीकरण को कर सकते हो, इसलिए आप लोगों को भी समास पढ़ना चाहिए। अब उतना नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये शब्द आपको जानने चाहिए। अब प्रश्न उठता है समास के भेद कितने हैं, ठीक है, या इसके पहले देख लें कुछ शब्दावली है। यहां एक शब्दावली है समस्त पद, समस्त पद। अब प्रश्न उठता है समस्त पद किसे कहते हैं या सामासिक पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि फला समस्त पद किस प्रकार का है या सामासिक पद किस प्रकार का है। अब देखें, जो समास करने की प्रक्रिया होती है या जो समास करने के बाद जो शब्द मिलता है उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे एक शब्द आपके लिए आता है गगन को चूमने वाला, या इसी गंगाधर को ही ले लेते हैं, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले के लिए एक शब्द आता है गंगाधर। ये गंगाधर जब शब्द बनेगा तो वो बन जाएगा सामासिक पद या
समस्त पद। मेरी बात समझिएगा। अर्थात जो समास करने के बाद जो शब्द मिलते हैं उन्हीं को आप कहते हैं सामासिक या समस्त पद। ठीक है। अब एक समास विग्रह होता है, एक शब्द मिलेगा समास विग्रह। अब प्रश्न उठता है समास विग्रह किसे कहा जाता है? इन समस्त पदों को, ध्यान रखिएगा, इन समस्त पदों को पहले जैसी प्रक्रिया, ये पहले जैसी प्रक्रिया में पुनः तोड़ देना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात गंगाधर को तोड़ के गंगा को धारण करने वाला शब्द बना दिया जाए, उसे आप समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। ये तो इसके संबंधित छोटी मोटी बातें हुई। अब आपको देखना है समास के भेद कितने होते हैं, हम उसको देखेंगे। इसके बाद फिर एक एक समास को धीरे धीरे आगे पढ़ने, समझने, बूझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं समास के भेद। वैसे देखा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं, किंतु जब हिंदी के पेपर हम सॉल्व करते हैं, या आपसे ऐसे कहा जाए हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं और संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। किंतु अध्ययन सुविधा के दृष्टिकोण से हम आपको 6 के रूप में बताएंगे। किंतु अगर जो विद्यार्थी हिंदी के पेपर सॉल्व करेंगे, कहीं हिंदी में प्रश्न पूछा जाता समास के कितने भेद हैं, आप लोग 4 बताओगे। संस्कृत का पेपर सॉल्व करोगे तो वहां आप 6 बताओगे। आइए देखते हैं समास के भेद। ठीक है। समास के 4 भेदों को समझें 6 के आधार पर। पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है कर्म धारय समास। चौथा भेद है दिगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और छठा भेद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। ठीक है। ये अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हिंदी अगर हम पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते तो 6 के आधार पर, संस्कृत में समास पढ़ाते तो 6, क्योंकि यह हिंदी का पेपर है इसलिए हम इसको 4 के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। ये कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होते हैं तत्पुरुष समास के ही हिस्सा होते हैं। ठीक है। इसीलिए हिंदी में इनको दो, कर्मधारय और तत्पुरुष का द्विगु को तत्पुरुष का हिस्सा मान लिया जाता है। इसीलिए समास के 4 भेद हिंदी में माने जाते हैं। ठीक है। आइए अब इनके पदों के आधार पर, जैसे हमने बताया 2 पदों के मेल को समास कहते हैं, 2 पदों को मेल के समास कहते हैं, 2 शब्दों को मेल को समास कहते हैं, वर्णों को मेल को संधि। ठीक है। तो अब पदों के आधार पर समासों की पहचान करें, फिर उसके बाद अगले पार्ट में एक एक समास को देखने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अव्ययी भाव समास में जैसे 2 पद होते हैं, 2 पद देख लें कौन कौन सा पद होता है 2 पदों में। 2 पद, 2 पदों को इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला, इसको हम पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं
प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से मिला के जो शब्द बनते हैं उन्हीं को सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त शब्द ये। ठीक है, अब मुझे देखना है जो यहाँ 6 समास लिखे हुए अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से, किंतु हिंदी के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसको 4 ही आप कहेंगे। तो किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? एक प्रश्न बनता है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। या तो ऐसे प्रश्न बनेंगे या तो प्रश्न बनेगा निम्नलिखित शब्द में कौन सा समास है, या अव्ययी भाव समास पहचाने। इस प्रकार से 2, 3, 4 तरीके से यहां से प्रश्न बनेंगे। इन सबको हम समय समय के साथ देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव, जैसे आपने देखा कि 2 पद होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद गौड़ होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द्वितीय पद अप्रधान होता है। ये हो गया। अब देखें यहां एक बात और समझें, अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है और इसी अव्यय और या उपसर्ग का भाव प्रधान होता है। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं भरपेट, समझने का प्रयास करिएगा कम में, क्योंकि अभी मुझे अव्ययी भाव समास को विस्तृत तरीके से अलग से आपको पढ़ाना है। तो यहां एक शब्द लिखा गया है भरपेट, ध्यान दीजिएगा, भरपेट लिखा गया है। भरपेट का में 2 शब्द, एक शब्द होते हैं भर और दूसरा है पेट। अब आप देखें कैसे पहला पद प्रधान हो रहा है। यहां पेट शब्द लिख देने से, ध्यान रखिएगा, पेट शब्द लिख देने से इस पूरे शब्द का भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है या भाव क्लियर नहीं हो पा रहा, प्रधानता स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो कैसे? जैसे हम ये दूसरा, पहला पद आपका भाव है, ध्यान रखिए, पहला पद आपका भर है। इसी भर शब्द क्या है? भर शब्द हिंदी में अव्यय कहा जाता है। हिंदी में जब आपको अव्यय भी पढ़ाया नहीं गया, जब आपको अव्यय पढ़ाएंगे तो वहां आपको दिखेगा भरसक, भरपूर, भर प्रयास, इस प्रकार से दिखेंगे। तो भर शब्द जो है रात भर, ठीक है, ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं, तो ये शब्द आपको वहां मिलेगा। तो जैसे इस अव्यय, भर अव्यय का भाव लिखते हैं, प्रधानता स्पष्ट होती है। जैसे अब यही लिखें पेट भर कर, अब भाव स्पष्ट हुआ, भर पेट का भाव स्पष्ट हुआ। जैसे इस पहले शब्द का भाव यहां लिखते हैं पेट भर कर, अस्पष्टता स्पष्ट होने लगता है। उसी प्रकार से एक शब्द होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन उपसर्ग भी है और प्रतिदिन, प्रति शब्द यहां 2 शब्दों से मिला है, एक प्रति, धन, दिन। दिन शब्द कहने से बात स्पष्ट नहीं हो रहा है कौन सा दिन, लेकिन जैसे इस प्रति का भाव लिखते हैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, अब स्पष्ट हुआ कि पहला शब्द कैसे प्रधान हुआ। क्योंकि पहले का भाव
पहला शब्द या अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इसीलिए इन शब्दों को पढ़ने के लिए व्याकरण के सारे नियमों को जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा कि पहला पद यहां प्रधान होता है, यहां द्वितीय पद गौड़ होता है, पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। इस प्रकार से आपने समझा। अब आइए तत्पुरुष समास को समझें। तत्पुरुष समास में भी दो पद होते हैं। पहला प्रथम पद, ध्यान रखिएगा, यहां प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद को जैसे आप देखे हैं, इसको पूर्व पद भी कहते हैं और इसको द्वितीय पद को आप उत्तर पद भी कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे एक शब्द लिखा जाए स्वर्ग प्राप्त, यहीं लिखें स्वर्ग प्राप्त। यहां स्वर्ग प्राप्त शब्द लिखा गया है। ठीक है, दो शब्द, पहला स्वर्ग धन प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग धन प्राप्त। स्वर्ग लिखने से, ध्यान रखिएगा, प्रधानता देखें, स्वर्ग लिखने से बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्गरोहण, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन जैसे दूसरा शब्द लिखते हैं, दूसरा पद लिखते हैं, बात स्पष्ट हो जाता है, स्वर्गारोहण या स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, तो दूसरे पद की यहां प्रधानता होती है। अब कर्मधारय समास देख लें। ठीक है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, या पहला पद उपमान या दूसरा पद उपमेय। ठीक है, दूसरा पद उपमेय होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसका भाग है तो प्रधान होगा। जैसे एक शब्द लिख लिया जाए नील कमल, देखें नील कमल। ठीक है, अब नील शब्द देखते ही आपको नीला रंग एक दिखेगा। नीला शब्द कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। और कमल शब्द क्या है? विशेष है, संज्ञा है। आपको पहचानने के लिए कर्मधारय समास को पहले पद में विशेषण की पहचान करनी पड़ेगी, या आपको उपमान की पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, शेष बातें हम आपको बाद में बताएंगे। अब द्विगु समास में क्या है, आए देखें। द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, दूसरा पद विशेष होता है और इसका विग्रह जो होता है एक समाहार का बोध कराता है। ठीक है, आपने देखा कि पहला पद
संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है और इसका इनपुट एक समाहार का बोध कराता है। जैसे एक शब्द मिलता है पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, पंच माने 5 संख्या दिख रहा है, वट माने वृक्ष होता है, तो इसलिए अब यहां पंचवटी कहा जाए तो 5 वृक्षों का समाहार। फिर यही कह दिया जाए त्रिफला, त्रि मीन्स 3, 3 संख्यावाचक विशेषण है, फल मीन्स फल, त्रिफला का प्राय 3 फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समाहार। इस प्रकार से आपने देखा कि द्विगु समास में 2 पद होते हैं, पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष, ठीक है, और इसका जो इनपुट आएगा एक समाहार का बोध कराएगा। अब द्वंद्व समास, ठीक है, इसको थोड़ा हटाएंगे हम। द्वंद्व समास देखें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, ये दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे माता पिता, रात दिन, भाई बहन, इस प्रकार से दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, और इनका विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द लगा दिए जाते हैं। जैसे माता और पिता, रात और दिन, रोटी या दाल, ठीक है, इस प्रकार के शब्द लगा दिए जाते हैं। अब बहुव्रीहि समास देखा जाए, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रथम या द्वितीय, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं, ठीक है, या आप ऐसे कहें अप्रधान। पूछा जाता है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे एक शब्द आता है 10 धन आनंद, 10 का अलग और आनंद की अलग अपनी प्रधानता अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता। 10 का अर्थ होता है 10, आनंद का अर्थ होता है चेहरा। तो जब इनका विग्रह किया जाता है या क्या कहते हैं इसका पद बनता है, तो इसका एक तीसरे अर्थ का उद्बोध कराता है। तीसरे अर्थ का बोध, जैसे 10 मुख वाला, अर्थात तीसरा अर्थ क्या दे रहा है, रावण। इसी प्रकार से लंबधन उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मैंने बताया कि तीसरा अर्थ देने वाला सारे के सारे शब्द बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे हमने पीछे जब शब्दों पर चर्चा कर रहा था तो वहां आपको बताया गया था, एक शब्द था योग रूढ़ शब्द, जिसमें मैंने बताया था 2 शब्दों, शब्दांशों, 2 पदों, 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, और वो तीसरा अर्थ प्रकट करता है, अर्थात तीसरे अर्थ प्रकट करने वाले सारे के सारे शब्द बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पदों के आधार पर समास के भेद, किसमें पहला पद प्रधान होता, किसमें दूसरा पद प्रधान होता, इसको आपने समझा। अब इसके बाद अगले यूनिट में आप हर समास के अलग अलग भेद समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी समझेंगे। इसको हमारे इस चैनल को देखें,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।